हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। इस लेक्चर में हम आपको कक्षा 11 में कार्बोनियम आयन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बिस्मांगी विदलन के बारे में बताएं, उसके पहले समांगी विदलन के बारे में। तो बिस्मांगी विदलन के बारे में कल हमने आपको बताया था कि बिस्मांगी विदलन के फलस्वरूप दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक था कार्बोनियम आयन और दूसरा था कार्बन आयन। अगर कार्बन परमाणु पर धनावेशित चार्ज है तो उसको कहते हैं कार्बोनियम आयन, और अगर कार्बन परमाणु पर ऋणावेशित चार्ज है तो उसको कहते हैं कार्बन आयन। तो कुल मिला के बिस्मांगी विदलन के पश्चात जो होता है वो दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। एक पर होता है धनावेशित आयन और दूसरा होता है ऋणावेशित आयन। दो प्रकार के आयन हमको मिलते हैं, जिनमें से कार्बोनियम आयन के बारे में हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। तो देखिए, कार्बोनियम आयन वास्तव में होता क्या है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, कोई कार्बनिक यौगिक हो जिसमें कार्बन हो और कोई अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व हो और कार्बन हो, तो उन तत्वों के बीच बने सहसंयोजक बंध के, उन दोनों तत्वों के बीच में जो सहसंयोजक बंध बनता है उसके बिस्मांगी विदलन के पश्चात प्राप्त धनावेशित आयन को कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो हम आपको कार्बोनियम आयन के बारे में फिर से एक बार बता दें कि जो भी कार्बोनियम आयन बनता है वो तभी बनेगा जब उसके संपर्क में कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन कोई हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो। तो कार्बन और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा एलिमेंट हो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक हो। तो इस प्रकार जब भी उसका विदलन होगा और या उन दोनों के मध्य जो सहसंयोजक बंध है वो टूटेगा तो हमेशा बिस्मांगी विदलन होगा और बिस्मांगी विदलन के पश्चात कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा। तो देखिए, परिभाषा आपको हम बता चुके हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच बने सहसंयोजक बंध के बिस्मांगी विदलन के पश्चात धनावेशित आयन जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड। ठीक, ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। अब इसका अगर हम बिस्मांगी विदलन करेंगे, बिस्मांगी विदलन होगा इसका, तो बिस्मांगी विदलन के पश्चात आयन प्राप्त होंगे। एक धनावेशित आयन होगा और एक ऋणावेशित आयन होगा। तो इसी को कहते हैं मेथिल कार्बोनियम आयन। मेथिल कार्बोनियम आयन। और ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन। मेथिल कार्बोनियम आयन CH3+। देखिए, इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन एलिमेंट था? क्लोरीन। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक थी, इसलिए जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन था, जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन था, वो किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन के पास। और जब क्लोरीन के पास ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका निकल गया, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो इसका नाम हो गया मेथिल कार्बोनियम आयन। और चूंकि पूरा का पूरा शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास, तो ये क्लोराइड आयन बन गया। तो इस प्रकार से देखिए आपका एक कार्बोनियम आयन प्राप्त हो गया, मेथिल कार्बोनियम आयन। ऐसे देखिए, ये है, इसका भी बिस्मांगी विदलन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक फिजन। और एथिल क्लोराइड इसका नाम है, सामान्य नाम एथिल क्लोराइड। और जब इसका विदलन होगा तो ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड पेयर है, ये इसके पास चला जाएगा, तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया एथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन। और दूसरा क्लोराइड आयन, CH3CH, CH3CH। इसका भी इलेक्ट्रोलिटिक फिजन होगा। अब इसमें देखिए, इसकी डिग्री यहाँ 0 है, इसको, और इसकी डिग्री कितना है? 1 है।
ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये 0 डिग्री कार्बोनियम आयन है। अब ये देखिए 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। ये जो बॉन्ड पेयर है किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। तो ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, इसका नाम 2 फ्लोरो प्रोपेन। और ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है। इसी प्रकार 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। तो चलिए हम 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनाते हैं। उसके बाद इसकी क्या विशेषताएं होती है कार्बोनियम आयन की, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसका कैसा फिजन होगा, हेटेरोलिटिक। तो ये बन जाएगा CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज CH3 और प्लस Cl-। ये 2 मेथिल 2 क्लोरो प्रोपेन। और ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो चलिए अब इसकी विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं कार्बोनियम आयन की होती हैं। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कार्बोनियम आयन की विशेषताएं। अब कार्बोनियम आयन की विशेषताओं के बारे में देखिए, पॉइंट वाइज आपको बताया गया कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। कार्बोनियम आयन के धनावेशित कार्बन परमाणु पर के बाह्यतम कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह sp2 संकृत होता है। अब देखिए जैसे कोई भी कार्बोनियम आयन है, मान लीजिए ये जैसे CH3 प्लस ले लें, ठीक है, ये आपका एक कार्बोनियम आयन है। कह रहा कार्बोनियम आयन के धनावेशित कार्बन परमाणु पर, इस धनावेशित कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कुल कितने हो गए, 2 इसके शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कोश में 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह sp2 संकरित होता है। sp2 संकरित कितने होते, कैसे होगा, देखिए एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 3 सिग्मा। सबसे पहले देखिए कोई भी जितने भी आपके कार्बोनियम आयन है, चाहे वो 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, सबके जिस पर कार्बन प्लस है, जिस पर प्लस चार्ज है, उसके बाह्यतम कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, 2 ये, 2 ये, 2 ये, कुल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन में से देखिए इसमें जो सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन है वही गिना जाता है। तो 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक यस वाला और 2 पी वाला। इस पर संकरण कैसा हो गया, sp2, जो बीच वाला कार्बन जिसपे धनावेशित चार्ज है, इस कार्बन पर संकरण क्या है, sp2। और हम आपको बता दें कि जिन पर sp या sp2 संकरण होगा, इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अम्लीय होती है। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो sp2 संकरण होने के कारण ये कैसा व्यवहार करता है, लुईस अम्ल जैसा। देखिए ये लुईस अम्ल जैसा व्यवहार करता है। ये पूरा का पूरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब हम आपको बता दें कि लुईस अम्ल क्या होता है और लुईस क्षार क्या होता है। ऐसे समूह या ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक यौगिक जो भी है, जिनके पास कम से कम एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, या ये कह सकते हैं कि ऐसे समूह जो पूरा का पूरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, पूरा का पूरा लोन पेयर ग्रहण कर सके, ऐसे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो पूरा का पूरा लोन पेयर डोनेट कर सकते हो, जैसे अमोनिया है आपका,
और तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अगर इनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म है और वो पूरा का पूरा दे सकते हो तो उनको कहते हैं लुईस क्षार। पूरा का पूरा लोन पेयर अगर वो डोनेट कर रहा है तो उसको कहते हैं लुईस क्षार, और अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं लुईस अम्ल। तो देखिए यहाँ पर इस पर sp2 संकरण होता है जिसके कारण ये लुईस अम्ल जैसा व्यवहार करता है। कैसे 6 इलेक्ट्रॉन होता है फिर से देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग का, 2 ये, कुल मिला के 6 हो गए, 3 सिग्मा हो गया, संकरण sp2 हो गया, इसलिए इसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई, अम्लीय, और ये कैसा अम्ल है, लुईस अम्ल है। फिर दूसरा पॉइंट है, कह रहा है कि कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन त्रुटिपूर्ण। इलेक्ट्रॉन त्रुटिपूर्ण क्यों है, देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, त्रुटि है कि नहीं है, इसका जो इलेक्ट्रॉन था शेयरिंग वाला वो निकल गया है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या अपूर्ण है। ये कैसा समूह है, अपूर्ण समूह, इनकम्प्लीट है। फिर तीसरा पॉइंट है, धनावेशित कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणुओं या समूहों के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के साथ साथ कार्बोनियम आयन का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप में कार्बन की डिग्री जैसे जैसे बढ़ती जाती है कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ पर कार्बोनियम आयन में एक कार्बन है, मेथिल कार्बोनियम आयन है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है। ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यह स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है वैसे वैसे इनका स्थायित्व भी बढ़ता जा रहा है। देखिए कारण क्या है कि धनावेशित कार्बन परमाणु जो होता है उससे जुड़े जितने भी परमाणु या समूह होते हैं, जुड़ने के कारण जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बढ़ जाता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे समझ लीजिए यहाँ पर केवल एक कार्बन है तो जो भी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित चार्ज, वो केवल एक ही कार्बन पर डाइजेस्ट होगा, एक ही कार्बन पर रहेगा। यहाँ पर देखिए जो चार्ज आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 कार्बन पर, तो जो पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव है वो कम हो जाएगा, इसकी तुलना में ये कम हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सन जो है डिस्ट्रीब्यूशन 3 कार्बनों पर होगा तो इसका प्रभाव सबसे कम होगा। यहाँ देखिए 4 कार्बन है, जो भी पॉजिटिव चार्ज आया या इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हुई वो कितने कार्बनों पर बढ़ गई, 3 कार्बन, और इस पर भी साथ में 4 कार्बनों पर बढ़ गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, यानी कि इसका प्रभाव सबसे कम कहाँ होगा, इस पर। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब सबसे कम प्रभाव किस पर है, मेथिल पर, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसकी जो स्टेबिलिटी का क्रम है वो स्टेबिलिटी का क्रम इस प्रकार है कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी या कार्बनों की संख्या बढ़ती जाएगी उसका स्थायित्व भी बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की अगर कमी होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है समान रूप से 4 कार्बन पर हो रहा है, और जैसे जैसे डिग्री घट रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी घट रहा है। तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस पर निर्भर करेगी, वो डिग्री पर निर्भर करती है। जिसकी डिग्री मैक्सिमम होगी वो सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, जिसकी डिग्री सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा कम अस्थायी होगा। यानी कि सबसे कम अस्थायी ये और सबसे अधिक अस्थायी ये है कार्बोनियम आयन की विशेषताएं। ये सारी चीजें आप इसका रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बन आयन के बारे में आपको बताएंगे।